देख रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां चकिया थाना इलाके में कोयला बेलवा गांव में केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी चल रही है। एक प्राइवेट शिक्षक मनोज पाठक के ठिकाने पर एनआईए ने रेड मारा है। शिक्षक के ठिकाने से यहां पर कई बैग और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। फेक करेंसी मामले में दरअसल यहां पर कार्रवाई हुई है। आपको बताते चलें कि मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। ये अपडेट आपको इस मामले में बता रहे हैं और अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से अपडेट के लिए। तो अवनीश, इस मामले में जो डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं वो किससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन हिरासत में लिया गया है? देखिए, एनआईए की छापेमारी मोतिहारी के आदापुर और चकिया के कोयला बेलवा में की गई है और कोयला बेलवा में मनोज पाठक के दामाद धीरज पाठक को हिरासत में लिया गया है। मनोज पाठक के घर पे ही धीरज पाठक रहते थे और उनकी पत्नी का 2018 में ही मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का खेल चल रहा था और ये संख्या जो है, जो पैसे का लेन देन जो है वो भारी मात्रा में जो है पैसे का लेन देन चल रहा था। वैसी स्थिति में एनआईए पूरे अकाउंट को खंगाली है, पूरे एक बैग कागजात ले आई है, उनके मोबाइल को जब्त किया है और एक और जो उनका मास्टरमाइंड है उसके लिए भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो धीरज तिवारी का सहयोगी है, लेकिन धीरज तिवारी गिरफ्तार हो गया है और उसको एनआईए ने हिरासत में लिया है और चकिया थाने पर उससे गहन पूछताछ की जा रही है। भारत का पैन कार्ड जो है वो मिला है, नेपाल की नागरिकता मिली है। उसका घर नेपाल में था, लेकिन उसका ससुराल जो है यहीं चकिया के कोयला बेलवा में था। तो वो जब भी विदेश से आता था, वो कुवैत में रहता था और जब भी वो विदेश से आता था तो अपने ससुराल में ही रहता था। जब उसकी पत्नी की मौत हो गई थी उसके बाद साली से उसने शादी की और उसकी पत्नी के जो बैंक अकाउंट से उसे ट्रांजैक्शन का जो खेल चल रहा था, इसी को लेकर एनआईए पूरी मामले की जांच में जुटी है, तहकीकात में जुटी है। कई कागजात पुलिस को एनआईए को मिले हैं, जिसमें भारत के जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं, नेपाल की नागरिकता मिली है। अवनीश, ये धीरज तिवारी की आप बात कर रहे हैं या मनोज पाठक की बात कर रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, धीरज तिवारी है, मनोज पाठक के दामाद है धीरज तिवारी, वो मास्टरमाइंड है और उन्हीं को पुलिस एनआईए ने हिरासत में लिया है। मनोज पाठक के यहाँ रहते थे, इसीलिए एनआईए ने मनोज पाठक के घर पे छापेमारी की है। अब जो जानकारी मिली है कि मनोज पाठक का जो दामाद है धीरज तिवारी, वो विदेश में रहकर काम करता था और पुलिस ने उसी को हिरासत में लिया है। उसके भारतीय जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड मिले हैं। इसका घर जो है वो नेपाल में है, नेपाल में भी इसकी नागरिकता है। जो पैसे का लेन देन करता था और इसकी धीरज तिवारी की जो पत्नी थी उसकी मौत हो गई थी और उसके पत्नी के अकाउंट अभी भी जो है वो काम कर रहे थे। तो जो पैसे का लेन देन जो था वो भी हो रहा था, मरने के बावजूद भी उनका अकाउंट से लेन देन का काम चल रहा था। तो मनोज पाठक की भी इसमें संलिप्तता पाई गई है क्या? देखिए, अभी तक एनआईए को मनोज पाठक की संलिप्तता नहीं मिली है। उसका दामाद धीरज तिवारी था, उसके घर रहता था, इसीलिए एनआईए ने उसके घर पे छापेमारी की है। लेकिन धीरज तिवारी को हिरासत में लिया है और उससे पूरी पूछताछ में जुटी है। फेक करेंसी का मामला है, वित्तीय लेन देन का मामला है और कई नेपाल के साथ साथ भारत में भी कागजात बनवाने का जो है वो मामला है। तो इस स्थिति में एनआईए पूरी गहनता के साथ जांच में जुटी है। एक बैग धीरज तिवारी के कागजात को भी एनआईए की टीम ने साथ लाई है, उनके मोबाइल फोन को जब्त किया है और पूरी कुंडली जो है वो खंगालने में एनआईए की टीम। और मुख्य तौर पर धीरज तिवारी कहाँ का रहने वाला? आप बता रहे हैं कि नेपाल की नागरिकता है इसके पास, तो वाकई ये रहने वाला कहाँ का है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है और उसका ससुराल जो है वो चकिया के कोयला बेलवा में है। तो ये जब भी विदेश से आता था तो वो अपने ससुराल में ही रहता था और यहीं से जो है वो अपना काम करता था। तो क्या ये फेक करेंसी के बारे में मनोज पाठक को जानकारी थी या उनके परिवार में बाकी सदस्यों को जानकारी थी इस बारे में? देखिए, इस तरह के अभी मामले सामने नहीं आए हैं। अभी अगर आते तो जरूर उनकी गिरफ्तारी होती, लेकिन मनोज पाठक घर पे थे नहीं। केवल उनके जो दामाद, पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि धीरज तिवारी अपने ससुराल में छुपा हुआ है, वो विदेश से आया है और सुबह सुबह एनआईए की टीम और स्थानीय थाने की टीम ने धीरज तिवारी को गिरफ्तार किया है। धीरज तिवारी के पास से कई कागजात जब्त किए हैं। मनोज पाठक की अभी संलिप्तता इसमें शामिल नहीं हुई है, सामने नहीं आया है। वैसी स्थिति में जो एक और मास्टरमाइंड है धीरज तिवारी का जो सहयोगी है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके लिए भी एनआईए की टीम जो है वो जांच में जुटी है और छापेमारी में जुटी है। ऐसा लग रहा है अवनीश कि ये अभी बहुत बड़ा खुलासा होना बाकी है। जांच पड़ताल हालांकि चल ही रही है। आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपको बहुत शुक्रिया।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने 1 दिसंबर को बैठक बुलाई और ये बैठक सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होगी। तो बैठक में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के अलावा फ्रंटल प्रमुख भाग लेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर मंथन होगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी बिहार में खुद के वजूद को मजबूत करने के लिए एकला चलो की रणनीति पर भी गहन मंथन करेगी, यानी कि गठबंधन नहीं करने का यहां पर सोचा जा सकता है। एकला चलो की रणनीति पर यहां पर मंथन कर सकती है कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी है। अब दिल्ली के बाद पटना की बारी है। कल यानी 1 दिसंबर को बिहार प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में इस पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में बुलाई गई है। इस बैठक में जिला अध्यक्षों के अलावा कार्यकारी अध्यक्षों के साथ ही फ्रंटल प्रमुख मोर्चा और संगठन प्रमुख को अनिवार्य रूप से बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। निश्चित तौर पर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम करेंगे। चुनाव के बाद राज्य कमेटी की यह पहली बैठक है। इस बैठक में चुनाव परिणाम को लेकर मंथन होगा जिला अध्यक्षों से। दिल्ली के बाद अब पटना में भी फीडबैक लिया जाएगा और उनसे इस बात की जानकारी ली जाएगी कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन इस बार रहा है उसके पीछे कौन सी वजह है, तो इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा संगठन को लेकर भी कई तरह के कार्यक्रम तय किए जाने हैं और इस बैठक में इस बात का ही फैसला होगा कि बिहार में आने वाले समय में कांग्रेस एकला चलो राह की नीति अपनाएगी, यानी महागठबंधन की जो एक प्रमुख पार्टी है आरजेडी, उससे अलग कांग्रेस लगातार अपने स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम और जो उसके आंदोलन होंगे उसकी रूपरेखा तैयार कर उस पर आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर यह जो बैठक है यह कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखना होगा दिल्ली में बैठक के दौरान तमाम तरह की नुक्ताचीनी और यहां तक कि धमकी दिए जाने की बात सामने आई थी। अब पटना की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिला अध्यक्ष किस तरह का फीडबैक देते हैं कि कांग्रेस की हार की मुख्य वजह क्या रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो चलिए कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस में बताया जा रहा है कि उलझने हैं, कांग्रेस में उलझन कम नहीं हो रही है और अब देखिए कांग्रेस विधायक दल का नेता पार्टी हाईकमान चुनेगी। प्रदेश नेतृत्व ने नेता चुनने से मना किया। 1 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की दरअसल बताया जा रहा है कि बैठक होगी और नेता की यहां पर घोषणा हो जाएगी, यानी कि कांग्रेस विधायक दल की नेता की घोषणा हो जाएगी और मनोहर प्रसाद और आबिदुर रहमान के नाम की चर्चा जो है इस रेस में फिलहाल तेज है और बताया जा रहा है कि 1 तारीख को ही यह फैसला हो जाएगा। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत जो है 1 दिसंबर से होगी। 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। इसमें 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होगा। 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे और वहीं इसके बाद सदन पर अध्यादेश की प्रतियां रखी जाएंगी और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएगी। 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और उस पर सरकार का जवाब होगा। इसके बाद अंतिम दिन यानी कि 5 दिसंबर को व्यय विवरणी पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। तो देखिए 3 दिसंबर को सदन पटल पर रखे जाएंगे अध्यादेश। बिहार विधानसभा का सत्र और इस सत्र के बारे में आपको जानकारी दे दें कि इसकी शुरुआत जो है 1 दिसंबर से होने जा रही है और एक एक करके हमने आपको बताया कि हर दिन क्या कुछ होने वाला है। तो विधानसभा का सत्र चलेगा। इसमें 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होना है और 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। पटना से बड़ी खबर, बिहार के 2 आईएएस पर बहुत जल्द एफआईआर दर्ज होगी और वो 2 कौन आईएएस हैं आपको बता देते हैं। आईएएस अभिलाषा शर्मा पर एफआईआर दर्ज होगी, वहीं आईएएस योगेश कुमार पर भी एफआईआर दर्ज होगी। दरअसल टेंडर घोटाला मामला है और इस घोटाले में आरोपी हैं ये दोनों। बताते चलें आपको, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सरकार से अनुमति मांगी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने केस चलाने की अनुमति सरकार से मांगी है और देखिए ठेकेदार ऋषु श्री के आवास से साक्ष्य मिलने की भी खबर मिल रही है। तो ऐसे में 2 आईएएस अभिलाषा शर्मा और बताया जा रहा है कि योगेश कुमार पर यानी कि आईएएस योगेश कुमार पर भी बहुत ज्यादा एफआईआर दर्ज होगी। इन दोनों की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
टेंडर घोटाले की जांच की जद में आए बिहार के 2 आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईडी के निर्देश के बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इस मामले में इन दोनों आईएएस अफसरों पर केस दर्ज करने के लिए बिहार सरकार से अनुमति मांगी है। बिहार सरकार से अनुमति मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसी कैंपस में स्थित थाने में इन दोनों आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करेगी। दरअसल पटना के एक नामी ठेकेदार ऋषु श्री ने बिहार के 2 आईएएस अफसरों को यूरोप में फैमिली टूर कराया था। टेंडर घोटाले में आईएएस योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ ईडी को कई चौंकाने वाले सबूत मिले थे। सूत्रों की माने तो सरकारी टेंडर को मैनेज करने के लिए ठेकेदार ऋषु ने इन दोनों आईएएस अफसर के पूरे परिवार को ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के विभिन्न देशों का सैर कराया था और सारा खर्च उसने खुद उठाया था। ईडी ने इसकी जानकारी इसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इन अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आईएएस अभिलाषा शर्मा और जो दूसरे आईएएस हैं योगेश कुमार सागर, इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं उस आधार पर राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है और जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पटना का जो हाई प्रोफाइल ठेकेदार है ऋषु श्री, उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने देश भर के 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। छापे में 33 लाख नकद, कई डिजिटल उपकरण, डायरियां और दस्तावेज बरामद हुए थे और इसी दस्तावेज के आधार पर अब इन दोनों आईएएस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है जब राज्य सरकार की अनुमति मिलेगी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट इन दोनों आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर से बड़ी खबर, फॉरेस्ट विभाग के एएसआई से मारपीट की खबर मिल रही है। बदमाशों ने एएसआई और भाई से मारपीट की है। मारपीट के बाद में देखिए मोबाइल छीन कर भागे। सुनसान रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया और दोनों से बाइक छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने पिटाई कर दी। नाथनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो फॉरेस्ट विभाग के एएसआई और भाई से मारपीट की है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर मारपीट के बाद जो चोटें आई हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों से दरअसल बाइक छीनने की कोशिश हुई है। सब लड़का जो है हम मेरे ऊपर वार कर दिया। वो लोग 5 लड़का था, हम दोनों भाई थे। तो वो लोग को जब हम पकड़े तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग मठिया से और हथियार, धारदार हथियार था कोई, जिससे मेरे सर पे वार किया 3 जगह। उसके बाद जो है हम अपना जो है उसको काबू में कस्टडी में पकड़े उमच के कि जो है इसको पकड़ के रखेंगे। बगल में मेरा दीदी का घर था, वहाँ से 100 मीटर दूर। तो उसके बाद जो है वो लोग जो है तब तक मेरे घर का जब आदमी सब वहाँ पहुंचा तो तब तक वो हमको मार के गिरा दिया। बाढ़ से खबर मिल रही है, जहां औटा में दावत का खाना खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। अब देखिए जैसे ही ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, प्रशासन ने सैंपल और जांच के लिए मेडिकल की 6 सदस्यों की टीम मौके पर भेजी। साथ ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पहुंचकर खाने का सैंपल लिया। गुरुवार की रात बताया जा रहा है कि लोग वहां पर बहुभोज खाने के लिए गए हुए थे और उसके बाद खाना खाने के बाद शुक्रवार से लोगों की तबीयत बिगड़ने लग गई। और ये जो मामला है दरअसल फूड पॉइजनिंग का ही बताया जा रहा है। हालांकि सैंपल जांचने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। रीजन क्या है? तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम दूध लाए हैं और यहीं मिठाई बनाए हैं, तो हम लोग मूल स्रोत कहाँ से ये गड़बड़ी हुई है या कहीं ये पैथोज जो आया है या फूड पॉइजनिंग का जो केस हो सकता है, उसको हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। उसको जस्ट हम लोग नमूना हर चीज़ का ले चुके हैं जो इफेक्ट कर सकता है और वो हम लोग तुरंत लैब में जमा करना। लोगों को देख चुके हैं, सारे को अभी हालत ठीक है और जिनका ज़्यादा सीरियस था उनको रेफरल और पीएससी मराठी में भेजा गया था। उन लोग को भी हालत में बहुत सुधार हुआ है। अगर बाय चांस किसी को और तकलीफ हुआ तो पीएससी या रेफरल में कहीं भी जा सकते हैं। 24 घंटा उपलब्ध, वहाँ सुविधा उपलब्ध है। दिन भर में टोटल कितने मरीजों को आपने देखा? 100 से ऊपर लोग को ही देख चुके हैं और सारे की हालत अभी कंट्रोल में है। देखिए एक मामला खगड़िया से सामने आ रहा है, जहां पर निकाह के दौरान फायरिंग हुई है
और फायरिंग में दूल्हे को ही गोली लगी है। गोली लगने की वजह से दूल्हे की मौत की खबर मिल रही है और ऐसे में खुशी का जो माहौल था वो गम में तब्दील हो गया। तो खगड़िया का ये मामला, जहां पर निकाह के दौरान फायरिंग में दूल्हे को ही गोली लगने की खबर भी मिल रही है। तो ऐसे में दूल्हे की मौत हो गई और वहां पर खुशी का माहौल गम में बदल गया। क्या फायरिंग किया? बंदूक से गोली फायरिंग हुआ, आसमानी फायरिंग। क्या फायरिंग? एक फायरिंग, पहला फायरिंग वो सफल रहा उसका। दूसरा फायरिंग में वो क्या किया, नीचे से ट्रिगर सब चीज लोड करके और ट्रिगर पे हाथ रख के ऐसे ऊपर सोचा फायर करूंगा, उसका यहीं पे जो फायर हुआ ना, तो ऐसे जो हाथ छिटका ना तो उसके गर्दन पे आके लग गया लड़का।